बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जिस तरह आप अगर पिछले कई दिनों से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फ़ीचर है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पर एक स्पेसिफ़िक इशू या एक स्पेसिफ़िक फ़ीचर्स है प्रोग्रामिंग को जिसमें हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। हम आज दो किस्म की कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और दूसरा हम किस तरह एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू हम किस तरह पैरामीटर को पास कर सकते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। दूसरा हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे, जो हम देखेंगे, जो कंसेप्ट हम देखेंगे, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक ऐसा मेंबर फंक्शन होता है जो कि ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट के डिक्लेरेशन पे ख़ुद कॉल होता है और जो कुछ हम उसके अंदर डिफ़ाइन करते हैं वही काम वो ख़ुद ब खुद से करता है। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर की डिफिनीशन है। अगर आप आइडेंटिफिकेशन की तरफ आते हैं तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर की जो नेम है वो हमेशा क्लास की नेम की तरह होगा। दूसरी बात, कंस्ट्रक्टर की किसी भी किस्म का रिटर्न टाइप नहीं होगा। और तीसरी बात, अगर पैरामीटर लिस्ट में कोई वैल्यू ना हो तो इसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, और अगर पैरामीटर लिस्ट में कोई वैल्यू हो तो उसको हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और अगर एक प्रोग्राम में हम पैरामीटराइज और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दोनों यूज़ करते हैं तो इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के लिए तीन तरह की, अभी इस एग्जाम्पल के थ्रू तीन तरह की चीज़ें आप अपने जहन में याद रखें। सबसे पहले हम अगर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की बात करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर कंस्ट्रक्टर फंक्शन की कंस्ट्रक्टर अगर हम किसी प्रोग्राम में एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा हो तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड हो। तो ओवरलोडेड की आइडेंटिफिकेशन है जब नंबर ऑफ पैरामीटर हमारे पास सेम ना हो तो हम कह सकते हैं कि एक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड है। दूसरी बात, अगर टाइप ऑफ पैरामीटर हमारे पास सेम ना हो तो फिर भी हम कह सकते हैं कि एक कंस्ट्रक्टर हमारे पास ओवरलोडेड है। और तीसरी बात, अगर सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर हमारे पास डिफरेंट हो तो फिर भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है। अब आते हैं अपने प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल। फॉर एग्जांपल, मैंने एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्लास स्टूडेंट डिफाइन किया, जनरल सिंटैक्स, सिर्फ मैंने उसकी जो बॉडी है उस बॉडी को लिख लिया। अब इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा। मैं आता हूँ एक स्पेशलाइज फंक्शन की तरफ, मेन, जो कि हमारे पास हर प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है या कंपाइलेशन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो कौन सी पॉइंट है, वो हमारे पास मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में यहाँ पर मैंने एक दो तरह के ऑब्जेक्ट डिक्लेयर की। फॉर एग्जांपल, मैंने ऑब्जेक्ट 1 डिक्लेयर किया, दूसरा मैंने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 1 में हमारे पास कोई भी मेंबर नहीं है, ऑब्जेक्ट 2 में हमारे पास कुछ मेंबर है। कौन से मेंबर है वो मैं मेंबर्स डिक्लेरेशन के बाद, क्लास की जो डेटा मेंबर्स है डिक्लेरेशन के बाद यहाँ पर लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल, बाज़ टाइम हमारे पास जो एक्स स्पेसिफायर प्राइवेट है, क्लास के अंदर एक्स स्पेसिफायर प्राइवेट ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा होता है। जब तक आप उसमें पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास प्राइवेट होता है। फॉर एग्जांपल के थ्रू में आपको इस कंसेप्ट को एलोबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा इंटीजर स्टूडेंट आईडी, इसके बाद मैंने लिखा कैरेक्टर लेट्स जेंडर्स, और इसके बाद मैंने लिखा फ्लोट जीपीए, और लास्ट में मैंने यहाँ पर कैरेक्टर एरे नेम लिखा। तो आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मैंने एक्स स्पेसिफायर नहीं लिखा, लेकिन इनसाइड द क्लास अगर आप कोई एक्स स्पेसिफायर नहीं लिखते तो वो बाज़ाते खुद बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास प्राइवेट होते हैं। तो ये हमारे पास एक्स स्पेसिफायर इनके साथ खुद से लग गया प्राइवेट। अब हम आते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और जो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है, और इसको हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए हम क्यों जो दोनों पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ताकि हमारे पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट क्लास की एक कंस्ट्रक्टर बनाई और उसको मैंने सिर्फ डिफिनीशन की जो ब्लॉक्स है वो लिखा। ये हमारे पास एक स्पेसिफिक
अभी इस कंस्ट्रक्टर की बाय डिफ़ॉल्ट चूंकि हमने अभी तक तो कोई टाइप नहीं लिखा, एक्स स्पेसिफायर नहीं लिखा, तो ये कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास प्राइवेट एक्स स्पेसिफायर के नीचे आया है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, हमने इसको पब्लिक करना है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर और सब के सब जो मेंबर फंक्शन होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास उनका पब्लिक होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने पब्लिक एक्स स्पेसिफायर के नीचे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की सिर्फ डिक्लेरेशन लिखी, हेडर लिखी और उनकी जो बॉडी है बॉडी लिखी, लेकिन उसमें डिफिनीशन मैंने डिफाइन नहीं किया है। इसके बाद मैंने दोबारा कंस्ट्रक्टर लिखना है, लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखना है। फॉर एग्जांपल इंटीजर आईडी, उसके बाद मैंने लिखा जेंडर, और उसके बाद मैंने फ्लोट जीपी लिखा क्योंकि हमारे पास मेंबर डेटा है, और उसके बाद मैंने करेक्टर टाइप की एरे लिखी। ये हमारे पास इसकी क्या है, ये हमारे पास इसकी पैरामीटर लिस्ट है। पैरामीटर लिस्ट अभी इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसको हम कहते हैं इन दोनों कंस्ट्रक्टर में डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट कंस्ट्रक्टर है। ये हमारे पास डिफ्रेंशिएट करता है एक दूसरे के दरमियान। तो जब हम एक फंक्शन, ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, जब हम एक फंक्शन को एक प्रोग्रामिंग बॉडी में एक दफ़ा से ज़्यादा लिखता है तो ये हमारे पास इस पे एरर थ्रो करेगा। लेकिन एक स्पेसिफिक केस है कि उसमें हमारे पास ये एरर थ्रो नहीं करेगा। कब? जब आपकी पैरामीटर लिस्ट दोनों फंक्शन की डिफरेंट हो, और इस पैरामीटर लिस्ट की बेस पे इसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। चूंकि ये हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन होम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। अभी हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू आईडी, इसके बाद हमने लिखा है जेंडर इज इक्वल टू जेन, इसके बाद हमने जीपीए लिखा है, जीपीए के लिए जीपी, इसके बाद हमने लिखा है str cpy, str cpy क्योंकि हमने स्ट्रिंग को डायरेक्टली असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम इसको असाइन नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इन दोनों कंस्ट्रक्टर में जो मेन डिफरेंट है वो क्या, कौन सी चीज़ की बेस पे है, वो हमारे पास अगर हम दोनों को कंपेयर कर ले, फॉर एग्जांपल इस कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। इस कंस्ट्रक्टर और इस कंस्ट्रक्टर, इस फंक्शन और इस फंक्शन, दोनों का नेम सेम है, दोनों का नेम क्लास के नेम की तरह सेम है। तो इसको हम इसलिए नॉर्मल फंक्शन नहीं बल्कि कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और डिफ्रेंशिएशन किस चीज़ में, पैरामीटर लिस्ट में है। जब एक क्लास में दो कंस्ट्रक्टर डिफरेंट सिग्नेचर के साथ आते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। उम्मीद है कि क्लियर होगा। अब आते हैं हम अपने, यहाँ पर मैं एक नॉन पैरामीटराइज नॉन कंस्ट्रक्टर फंक्शन, एक नॉर्मल फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन या शो फंक्शन ऐड करता हूँ। इनका सिर्फ एक मकसद है, वैल्यू को प्रिंट करना। सी आउट, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट आईडी लिखा, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी कॉलन, यहाँ पर जिस वेरिएबल में जिस स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी को ENDL न्यू लाइन में। इसके बाद मैंने दोबारा लिखा सी आउट, सी आउट के बाद मैंने यहाँ पर लिखा जेंडर कॉलन, और यहाँ पर जेंडर जिस वेरिएबल में है वो हमारे पास जेंडर वेरिएबल में ENDL। इसके बाद मैंने क्या लिखना है, इसके बाद मैंने लिखा है सी आउट, सी आउट के बाद फॉर एग्जांपल GPA कॉलन, यहाँ पर मैंने GPA ENDL, और लास्ट में मैंने सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू सी आउट स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर डबल कोट के अंदर नेम एक लेबल है, उस नेम के सामने हमने एक वेरिएबल नेम से इस नेम को प्रिंट करना है या डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे। तो ये हमारे पास मेन फंक्शन में हमने उस अभी हमने एक इसके थ्रू हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, इसको पैरामीटराइज। ये हमारे पास तब चलेगा जब हमारे पास ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर होंगे। अगर ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर ना हो तो हमारे पास ये फिर एरर देगा। यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल क्या लिखा, 1 लिखा कॉमा, इसके बाद हमारे पास जेंडर है, मैंने मेल लिखा फॉर एग्जांपल। इसके बाद हमारे पास GPA है 3.9, और इसके बाद डबल कोड में मैंने फॉर एग्जांपल एक नाम लिखा शहजाद। ये हमारे पास एक वैलिड स्टेटमेंट है। अभी फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट2 डॉट, ये शो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू हमने इनको इसमें क्या इशू है, देखते हैं।
गेट ch, इसको सेव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं oops अंडरस्कोर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इसके कंपाइल करता हूँ। अगर किसी जगह पर कोई एरर होगा तो हमारे पास इसमें कोई एरर नहीं है, इट मीन के बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है। यहाँ पर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आपने देखा कि हमारे पास एग्जीक्यूशन पे स्टूडेंट 1 के लिए जो आईडी है, जेंडर है, जीपीए है और जो नेम है वो हमारे पास प्रिंट हो गए। यहाँ पर मैं एक दूसरा फंक्शन इनपुट डायनामिक फंक्शन ऐड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक फंक्शन ऐड किया void और मैंने फॉर एग्जांपल उसको नेम दिया इनपुट फंक्शन के इंटरनली मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखे एंटर आईडी। यहाँ पर मैंने cn स्टेटमेंट लिखा, cn के अंदर स्टूडेंट आईडी। इसके बाद मैंने एक दूसरा स्टेटमेंट लिखा एंटर जेंडर। cn के थ्रू मैंने जेंडर वेरिएबल को एक्सेस किया। इसके बाद मैंने लिखा एंटर जीपीए कॉलन, cn के थ्रू मैंने जीपीए लिखा और लास्ट में सी आउट एंटर नेम cn और यहाँ पर नेम। इसको मैंने सेव किया। सबसे पहले इस फंक्शन को मैंने कॉल करना है किस चीज़ के लिए, ऑब्जेक्ट 1 के लिए। ऑब्जेक्ट 1 की जो वैल्यूज़ हैं वो मैं डायनामिकली इनिशियलाइज करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा इनपुट 1 इनपुट ऑब्जेक्ट 1 डॉट इनपुट और यहाँ पर फिर मैंने ऑब्जेक्ट 1 डॉट शो फंक्शन को कॉल किया। इसको मैंने सेव किया। सबसे पहले सेव करने के बाद कंपाइल किया। कंपाइलेशन में अगर कोई एरर है तो वो हमारे पास शो होगा, इसमें कोई एरर नहीं है। इसके बाद मैंने रन किया। आपने देखा जो मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑब्जेक्ट में पास किए थे, इसमें एक चीज़ हमने किया देखा कि हम कॉपी किस तरह वैल्यू को कंस्ट्रक्टर में पास कर सकते हैं। एक चीज़ ये हमने इसमें ये पासिंग पैरामीटर टू कंस्ट्रक्टर, तो पैरामीटर हमने कंस्ट्रक्टर को किस तरह पास किए, इस तरह पास किए। ये हमारे पास एक कंसेप्ट हो गया। दूसरी कंसेप्ट, हमने एक क्लास के दो डिफरेंट तरीके से ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए। एक को हमने कंप्यूटर डायनामिकली इनिशियलाइज किया गेट फंक्शन के थ्रू, एक को हमने स्टैटिकली इनिशियलाइज किया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू, पैरामीटर में मुख्तलिफ वैल्यू पास करके। तो जो इनपुट फंक्शन है हम ऑब्जेक्ट 1 के लिए डायनामिकली इनपुट फंक्शन के थ्रू वैल्यू लेंगे और फिर वो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। इसको दोबारा मैंने रन किया। एंटर आईडी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 2 एंटर किया। एंटर जेंडर मैंने फॉर एग्जांपल फीमेल एंटर किया। जीपीए फॉर एग्जांपल 3.9 इसका जीपीए है, 3.99 है। इसका नाम किया है, नाम इसका ओज़मा है। एंटर किया तो आपने देखा कि जो नेम्स मैंने स्टूडेंट 2 के लिए एब्सेंट किए वो एक फ़ीमेल स्टूडेंट है, उसकी जीपीए है और इसका नाम ये है। तो मैंने आप लोगों को इसमें दो तरह की कंसेप्ट, एक हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किस तरह कर सकते हैं, दूसरी बात हम कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर किस तरह पास कर सकते हैं जब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, और एक क्लास में हम नॉन पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट और पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट को किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं और फिर उसको किस तरह हैंडल कर सकते हैं, और हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को किस तरह इनिशियलाइज करते हैं, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को किस तरह इनिशियलाइज करते हैं। तो ये हमारे पास जो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है इसको हमने इनिशियली मेमोरी एलोकेट किए डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू, बाद में हमने इनिशियलाइज किया इसको इनपुट फंक्शन के थ्रू, और जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसको हमने इनपुट फंक्शन के थ्रू ओवरराइड किया, जो कि हमने डिस्प्ले या शो फंक्शन के थ्रू इसकी जो ओवरराइड वैल्यू है जो हमने इनपुट डायनामिकली इनपुट किया था उसको हमने डिस्प्ले किया शो फंक्शन के थ्रू। तो उम्मीद है कि इस प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये दो कंसेप्ट क्लियर होंगे कि हम किस तरह एक कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर पास कर सकते हैं, दूसरा हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किस तरह कर सकते हैं। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म कंटेंट के लिए काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जितने भी इस ये वीडियो है सारे को एक्सप्लोर करें। अगर कोई भी बात पूछनी है तो आप कमेंट्स की शक्ल में आप ये पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला होगा। जज़ाकल्लाहु खैर।